नमस्कार सगळ्यांना. लोकबिरादरीतर्फे सगळ्यांचं स्वागत करते. आणि आज आपण ज्या चर्चेसाठी इथे जमलेलो आहोत त्या चर्चेचं संचालन माझे सहकारी कांचन गाडगिळ करणार आहेत. तर मी इथून पुढची सूत्र त्यांच्याकडे सोपवते. नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। नमस्ते। गणित और विज्ञान का रिसर्च अगर हम लोग मन में विचार जब भी आता है तो हमें लगता है कि ये हमारा मतलब सर्वसामान्य जो इंसान है उसका प्रांत नहीं है और इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है या बहुत महंगे उपकरण चाहिए या तो फिर हाईटेक लैब चाहिए और इसमें काम करने वाले जो साइंटिस्ट है वो बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट फेस वाले और कुछ तीसरी दुनिया के लोग होते हैं या तो फिर ये ऐसे टाइप का रिसर्च सिर्फ एकदम प्रगत राष्ट्रों में जैसे अमेरिका या इंग्लैंड में ही होता है। पर ऐसे आपको अगर लगता है तो प्लीज होल्ड ऑन, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR का जो राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE, ये हमारे इस समझ को दूर करता है। इनके जो बहुत सारे उद्दिष्ट है उसमें से मुख्य उद्दिष्ट है कि विद्यार्थियों को मतलब जो एकदम प्राथमिक स्तर से प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स है उनसे लेकर डिग्री लेवल तक के स्टूडेंट्स को साइंटिफिक लिटरेसी पैदा करना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना, और वो भी एकदम हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसमें से, मतलब एकदम प्लास्टिक बॉटल या ये फ्लाइज है या तो फिर मतलब एकदम जो फेंकने लायक चीजें हैं उनमें से भी हम लोग इसमें से रिसर्च कर सकते हैं। ये मैंने मतलब उनकी वेबसाइट पे जाके देखा है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी ऐसे रिसर्च मतलब थोड़ा बहुत कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकती हूँ। तो ये सेशन देखने के बाद आपको भी लगेगा कि आप भी इसमें कुछ कर सकते। तो ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में ना लेते हुए मैं आपको जो तीन यहाँ के साइंटिस्ट जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। होमी भाभा सेंटर के जो प्राध्यापक है नागार्जुना सर, वो यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनके साथ है दुर्गा प्रसाद जी, जो न्यू मीडिया इस्तेमाल करके कॉग्निटिव प्रिंसिपल के तत्वों को यूज करके विज्ञान सीखने पर रिसर्च करते हैं। और रवि सिन्हा जी भी हमारे साथ है, जो मेकर स्पेस के कोर टीम का हिस्सा है। तो मैं पहला प्रश्न नागार्जुन सर से करना चाहूंगी कि सर ये जो नॉलेज लैब जो है, ये नाम जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये नॉलेज नाम सुना है सर, नॉलेज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नाम लगा। तो ये नाम क्यों है, मतलब आपने क्यों रखा ये नाम, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो पहले मैं सॉरी हाँ दिख रहा है स्क्रीन। You are able to see the screen? Yes sir, yes sir. Yes. Yeah, 1 second. So I'll just maximize that. ओके, सबसे पहले होमी भाभा सेंटर की तरफ से और नॉलेज लैब की तरफ से मैं लोक बिरादरी को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपसे बात करने का एक अच्छा मौका हमें मिला है। हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हम आपके सेंटर पे आए और आप क्या करते हैं वो देखना चाहते थे।
और मोस्ट वेलकम सर। कुछ लोग जो आपके सेंटर में आए हुए हैं उनसे भी हमने बहुत सारे बातें की, और सबसे रिसेंटली अस्मिता जी से जब परिचय हुआ तो अस्मिता जी ने ये इनिशिएटिव लिया, तो इसलिए मैं अस्मिता को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस तरह का संपर्क बनाना हमारा लैब का एक इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हम आइसोलेटेडली नहीं करना चाहते हैं। आप सबसे जुड़ के आपके साथ भी आप जो भी करते हैं वो एक्सपीरियंस को भी लेके हमको आगे बढ़ना है। ये कहते हुए अभी आपका प्रश्न का समाधान करना अभी उचित समझता हूँ, क्योंकि बहुत लोग एक्चुअली ऐसा होता है कि अपने सेंटर में भी, अपना इंस्टीट्यूट में भी जब भी मैं कुछ लेख लिखता हूँ तो एक्नॉलेज करके लिखता हूँ तो वो लोग स्पेलिंग करेक्ट करके भेज देते थे। मैं लैब का रिपोर्ट भेजता था तो अपना पब्लिकेशन डिवीजन वाले हमेशा जी को निकाल के डालते थे, तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि आपका प्रश्न उचित नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। तो ये अलग नाम रखने का भी एक मेन बात यही है कि आप ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे अगर मैं KNOW अगर लिखता तो आप सोचेंगे कि ये नॉलेज लैब है, तो ये मामूली लैब है, तो अभी क्या नाम के बारे में क्या पूछना। लेकिन अभी हमने नाम अलग रखा है, तो एक कॉन्टेक्स्ट मेरे लिए बना है कि ये नॉलेज लैब का नाम ऐसा क्यों है। इसके लिए बहुत सारे प्लीज Everybody is requested to keep their mic silent. Please keep your mic on muted. Yes. Thank you. Thank you, sir. Please continue. Yeah. तो इसके पीछे बहुत सारे इंस्पिरेशंस है। सबसे पहले इंस्पिरेशन ये है कि हमारा देश का जो नॉलेज सिस्टम में हम नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं जी। तो एक विषय तो ये हो गया। तो दूसरी बात ये है कि के साइलेंट है, तो साइलेंट अगर अक्षर साइलेंट है तो वहां पे आप कुछ भी डाल सकते हो, फिर भी लोग उसको नॉलेज ही बोलेंगे। तो तीसरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात अभी आपको समझाने के लिए एक हमारा साइट में एक पेज है, उसका नाम है नॉलेज मैनिफेस्टो। सो वहां पे हमने लिखा है कि ये नॉलेज टर्म क्यों है और नॉलेज मैनिफेस्टो होता क्या है। एक्चुअली आजकल हम देखेंगे तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हम अभी ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं कंप्यूटर यूज करके करते हैं, तो ये कंप्यूटर हर जगह पे चले गया। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर हमारा लाइफ के अंदर घुस गया। तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर एक वेपन की जैसा भी यूज करते हैं लोग, क्योंकि हमारे घर के अंदर एक टीवी होता है, टीवी के ऊपर सेट टॉप बॉक्स रहता है, और इन सब में भी मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी हर जगह पे हमें कंप्यूटर्स मौजूद है। हम बोलते हैं उसको डिजिटल कन्वर्ट करते हैं, वीडियोस को भी हम कंप्यूटर के द्वारा You are muted. Yes. Can you hear me now? Yeah. Yes, now you are audible. Yeah. I think when everybody was muted, I was also muted. Yeah. No, कोई बात नहीं।
अभी कोई दूसरा आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहता था कि पूरा लाइफ को पूरा सारे कंपनीज मिला के, पूरा गवर्नमेंट हो या कोई कंपनी हो, सब के सब हमारा लाइफ को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो हमारा लाइफ को डिजिटाइज करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि हमें हमारे बातें बिना हमारे कंट्रोल के सबके पास चले जाता है। सो उससे बहुत सारे चीज़ें आता है। तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है 40 साल पहले, उसका नाम है GNU। मे बी मैं एक दूसरा साइट पे आधारित मैं दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है GNU, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नागार्जुन, आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। You can't see my screen? No. Were you able to see the screen earlier? मतलब शुरू में We दिखा can था, see, but it's Now you ग्लोब can दिख see? रहा है, ग्लोब दिख रहा है। Oh, you should हाँ, have told me. Yeah, 1 second. Yeah. Okay. So let me. I was actually thinking that you are actually seeing the screen of the lab. नहीं नहीं। Okay. So just give me 1 minute. I'll just fix this problem. Yeah. I have stopped sharing, and I Yeah. will share it again. Yeah, अभी दिख रहा है। When I shift the tab, are you able to see? Yes. yes, sir. Okay. Yeah. So this is better. Okay. So this is another project called GNU. This is about 40 years old project. ये प्रोजेक्ट 40 साल पहले चालू हुआ। ये प्रोजेक्ट का लक्ष्य ये है कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई भी घर पे या कंपनी में, गवर्नमेंट में, कहीं पे भी, वो सॉफ्टवेयर फ्री मिलना चाहिए सबको। फ्री मतलब हर लोग समझते हैं कि वो मुफ्त मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सॉफ्टवेयर मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर जो कोड लिखते हैं, वो कोड सबको अवेलेबल होना चाहिए। तो इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, लेकिन ये एक और इंस्पिरेशन है हमारा लैब का नाम चेंज करने का, क्योंकि अब ये GNU प्रोजेक्ट का लक्ष्य हमारा प्रोजेक्ट का लक्ष्य से बहुत मिलता है। तो इसीलिए हमने लैब का नाम जो है GNOWLEDGE लैब रखा है। सर, ये नॉलेज लैब जो है, ये बनाने का आइडिया आपके पास कैसे आया, और ये आपका जो लैब है, इसका काम कैसे चलता है? हमारे लैब में मेनली जो साइंस एजुकेशन यानी स्टेम एजुकेशन जो बोलते हैं, स्टेम में 4 अक्षर है। एस का मतलब है स्टेम साइंस, टी टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो आपने अभी देखा होगा कि अपना जो स्कूलों में मेनली साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल के अंदर नहीं होता है, कॉलेज जाने के बाद थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद फिर IIT जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना, वहाँ पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का होता है। ये हमें लगता है कि हमारा लैब को ये लगा कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारा देश में, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस आने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोला, हमारे हर जगह पे सबको पढ़ाने का प्रबंध किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए। उसका जो सिलेबस वगैरह जो हम देखते हैं, तो हर जगह पे हमको साइंस और मैथमेटिक्स नजर आता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कम नजर आता है। उससे एक इम्प्लीकेशन ये हुआ कि हमारा देश में
प्रोड्यूसर्स कम हैं और कंज्यूमर्स ज़्यादा है। हम जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं आजकल, वो कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, कार हो या कोई ट्रक हो या एयरप्लेन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, सारे टेक्नोलॉजी जो है विदेश से आता है, मतलब विदेश में बनाते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये स्थिति से हम कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें लिखा हुआ था कि हर व्यक्ति इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, मतलब आत्मनिर्भर बनाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हमने आत्मनिर्भर कैसे होगा, उसके लिए हमने पढ़ना लिखना सबको सिखाया, लेकिन बनाना नहीं सिखाया, इंजीनियरिंग करना नहीं सिखाया, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना और उसको कैसे हमारा इंडस्ट्रीज में हो या हमारे कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, कैसे करना, ये सब हमने नहीं सिखाया। उसी का नतीजा है कि हम पूरा देश मतलब पूरा विश्व में हम सबसे पहले हैं कंज्यूमिंग नेशन पे। अगर आप इंटरनेट का स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला कंज्यूमिंग नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेट का जो बैंडविड्थ के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आता है चाइना और तीसरे स्थान में हमारा इंडिया आता है। मतलब इंटरनेट को यूज करने का जो प्रक्रिया में हम तीसरे स्थान में हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट में जो विषय हमको कंज्यूम और करने के लिए जो बनाना ही चाहते हैं, जैसे फिल्म्स हो या गाने हो या आर्टिकल्स हो, साइंस जर्नल्स हो, ये सब आप देखते हैं तो उसमें हम दुनिया में पहला 100 स्थानों में हम कहीं भी नहीं हैं। मतलब उससे पता चलता है कि हम कंज्यूमर है, टॉप क्लास कंज्यूमर है, लेकिन 0 क्लास प्रोड्यूसर है। सैड बट ट्रू। या सो उसको हमें बदलना है। एक्चुअली हमारा देश में प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है, लेकिन हमारा देश में प्रोडक्शन बहुत रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमारा देश को बिल्ड करने में उनका सहायता कम लिया और ज़्यादा सहायता हमने इंडस्ट्रीज में और दूसरी बिजनेस में, फाइनेंसेस में लगाया। तो उससे उसका नतीजा क्या हुआ कि देश का प्रगति एक दिशा में चले गया, लेकिन दूसरी दिशा में हम बहुत पीछे रह गए। तो ये मेन कारण था कि हम साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ, मैथमेटिक्स को टेक्नोलॉजी के साथ सीखना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप कुछ बनाना सीखो। मेक इज ए स्लोगन फॉर आवर लैब। कुछ तो करना चाहिए आपको, कुछ तो चीजें बनाना चाहिए, आपको स्वतः बनाना चाहिए। तो बनाने के बाद उसके एक कॉन्टेक्स्ट बनता है। वो कॉन्टेक्स्ट बनाने के टाइम पे जो बनता है, उस कॉन्टेक्स्ट में लोग बोलना चालू करेंगे, लिखना चालू करेंगे। तो पढ़ने लिखने का जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, बनाने का कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह का एक अल्टरनेटिव करिकुलम और एक अल्टरनेटिव पेडागोजी के रूप में हमने ये सोचा है कि एक नॉलेज लैब जो है इस विषय पे काम करेगा, जो साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, आर्ट, लैंग्वेजेस, सारे चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट्स को एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके सिखाना चाहिए क्लास में। सब्जेक्ट को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए हमने ज़्यादातर जब हम हमारे लैब के लक्ष्य को बोलते हैं तो हम स्टेम एजुकेशन के नाम पे बोलते हैं। तो इसी तरह एक्चुअली अभी होमी भाभा सेंटर में साइंस एजुकेशन नहीं, सिर्फ पूरा स्टेम एजुकेशन के रूप में हम रिसर्च करते आए हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो पहले से ही था और उसमें हमने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन एजुकेशन हमने जोड़ा है। थैंक यू सर।
मेरा अगला प्रश्न दुर्गा प्रसाद जी से है कि उनके इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि वो न्यू मीडिया का इस्तेमाल करके कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स के जरिए विज्ञान सीखने पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ आपके उस रिसर्च के बारे में हमें बताइए। हाँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लाइक 2-3 मिनट में आपको समझाऊंगा कि किस तरह का रिसर्च अभी हम कर रहे हैं। See the person who's talking. जीन, आपको स्क्रीन शेयर बंद करना है, that's what she is asking you. Okay, one second. Thank you so much. हाँ, तो अभी दिख रहा है? Yes, perfect. ओके, ठीक है। तो जैसे कंचन जी ने बताया है, मेरा रिसर्च जो है उसमें हम कॉग्निटिव साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स यूज करके न्यू मीडिया यानी जो प्रोफेसर नागराजन भी अभी तक बता रहे थे, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो उसका कुछ नए तरीके के इंटरैक्शंस, मतलब उसके साथ हम अलग अलग तरीके से जो नॉलेज है या जो भी अब्स्ट्रैक्ट जो बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम साइंस या मैथ्स में कोई भी चीज़ सीखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलस की चीज़ें हो या बहुत अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, इवन फोर्स जैसे जो चीज़ें रहते हैं स्कूल के साइंस में सिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें जब हम एज क्या बोलते हैं, एक बायोलॉजिकल बीइंग मतलब एज जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल, जब हम खुद को, इंसान को जस्ट लाइक दूसरे एनिमल्स, लाइक हम सबको पता है कि हम बंदरों से आए हैं, राइट? हम बाकी जानवर के जैसे ही है, मगर हम ये सब चीज़ें बहुत बहुत अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो है वो कर पाते हैं, राइट? तो वो हम कैसे कर सकते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ हम जो भी काम करते हैं उस प्रोसेस में ये सब चीज़ें कैसे हम सीखते हैं और कैसे हम इनके बारे में सोच पाते हैं और ये सब चीज़ें हम कैसे बना पाते हैं, उसको लेके हमारा रिसर्च था। और एक और छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ इसको थोड़ा समझने के लिए। अभी हम स्कूल्स में जब जाते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, कोई भी चीज़, तो फिलहाल ज़्यादातर हम सिर्फ पेपर और पेंसिल के जरिए या ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज़ें बनाते हैं, और यही हमारा पूरा बॉडी का इंटरेक्शन रहता है सीखने के जरिए, सीखने के टाइम पे। एंड जो प्रोफेसर नागार्जुन ने पहले बताए, हाथ से हम बहुत सारे चीज़ें बनाते नहीं हैं, राइट? तो सिर्फ कोई भी चीज़ सीखना है, उसको 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, यही हमारा सीखने का तरीका है। तो इससे उन चीज़ों के बारे में समझ उतना अच्छा बनने का चांसेस कम है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर्स मिले हैं, तो उसका अभी ज़्यादातर सिर्फ वीडियो दिखाना या फिर मूक्स करके जो आइडिया है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज बनाना, तो उसके फॉर्म में ही हम ज़्यादा समझते हैं और उसके फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मगर टेक्नोलॉजी का बहुत सारे इंटरैक्शंस करने का भी उसका एक वर्ड है अफोर्डेंस। अफोर्डेंस मतलब वो अलो करता है बहुत सारे और तरीके से इंटरेक्ट करना। जैसा आप स्मार्टफोन में कोई भी चीज़ को लेके बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो, और आगे जाके आप अगर इमेजिन करेंगे, अभी अभी वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी करके भी आइडियाज आ रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ हेडसेट पहनते हो और आप सच में उस दूसरे दुनिया में आप चले, उस टाइप का एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो ये सब अलग अलग तरीके के एक्शंस, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हमारे ह्यूमन सिस्टम को मिलने का चांसेस भी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। अब वो सब चीज़ें से हमको जो साइंस या मैथ्स या कोई भी विज्ञान या कोई भी ज्ञान बनाते हैं, ये जो इंटरेक्शन के जरिए, तो वो कैसे होता है, वो उसको लेके हम रिसर्च किए हैं। और
कुछ स्पेसिफिकली छोटा टॉपिक लेके हम अपना 11वीं लेवल के कोई अगर टीचर्स है फिजिक्स और मैथ्स में वेक्टर्स का एक टॉपिक है, तो उसको वो पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो मोटा मोटा लाइक आइडिया यही है। रवि सिन्हा सर जी से मेरा क्वेश्चन है कि आप DIY डू इट योरसेल्फ खुद कीजिए, इन चीज पे आप फोकस करते हैं, तो इसमें आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए जैसे गेमिंग स्टेशन है, हाइड्रोफोनिक है, माइक्रोस्कोप बनाया है, तो ये जो मेकर स्पेस का जो आपका जो सब काम चलता है, ये कैसे चलता है, उसके बारे में हम कुछ बताएं। जी थैंक यू कंचन जी। तो क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या, तो मैं प्रोजेक्ट्स दिखा भी पाऊंगा? यस श्योर। Just a minute. जी क्या आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस सर। जी तो सो मेकर स्पेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आजकल ये अगर आपने नीति आयोग के बारे में सुना होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। जी तो ये नीति आयोग जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल लेवल बॉडी है। उन्होंने एक इंटरवेंशन शुरू किया है आज से 2-3 साल पहले, 2016 के अराउंड, टिंकरिंग लैब्स बोल करके। और उनका उद्देश्य ये है कि अपने पूरे देश में अलग अलग जगह में, चाहे वो सिटीज हो चाहे वो रूरल एरियाज हो, वहाँ पे जो भी सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो, तो जो भी स्कूल उन संस्था को अप्लाई करते हैं, नीति आयोग में अप्लाई करते हैं, तो वो एक अमाउंट, एक ग्रांट मनी देते हैं टिंकरिंग लैब उनके स्कूल में सेटअप करने के लिए। एंड टिंकरिंग लैब का उद्देश्य, मतलब टिंकरिंग लैब बेसिकली कैसा होता है, इट इज ये मेकर स्पेस का ही एक और नाम है। सो मेकर स्पेस बेसिकली टिंकरिंग लैब है। सर 1 मिनट, मेरा ये एक मिनट सर, मेरा ये प्रश्न भी था, ये टिंकरिंग लैब के बारे में भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन कर देंगे कि एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि हमारे भी दिमाग में ये टिंकरिंग वर्ड सुन के बहुत प्रश्न आए थे, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी टिंकरिंग वर्ड आई थिंक यहाँ से आया है कि जो पुराने जमाने में ब्लैक स्मिथ होते थे, जो एक घर से दूसरे घर कोई चीज अगर आपके घर में टूट जाती है तो वो आके रिपेयर करते थे। तो और रिपेयर, जब भी आप कोई चीज रिपेयर करते हो तो आपको पता नहीं होता कि कोई चीज टूट गई है, आप बना रहे होते हो, तो आप हिट एंड ट्रायल काफी बार करते हो। आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली शायद प्रॉब्लम क्या है, तो आप कुछ ट्राई करते हो, फिर वो वर्क करता है, तो अगर वर्क नहीं करता तो आप फिर कुछ और ट्राई करते हो। तो इस हिट एंड ट्रायल से काफी लर्निंग होती है। इसी प्रोसेस को हम टिंकरिंग कहते हैं। आप सोचते हो कि आपके पास एक फिक्स्ड गोल नहीं होता है, बट वो जो रास्ते होते हैं, आप अलग अलग रास्ता चुन के आप अपने गोल तक, बेसिकली जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आप उसको अचीव करते हो, और उसी दौरान आप काफी सारी नई चीजें भी डिस्कवर कर लेते हो। तो ये टिंकरिंग का है कि मतलब जिसमें कि, तो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली कैसा है कि हमने ना सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है कि साइंस क्लासरूम है, मैथ्स क्लासरूम है, कंप्यूटर क्लासरूम है, एंड ये हमने वॉल्स बना दिया है इनके बीच में कि साइंस टीचर मैथ्स टीचर से बात नहीं करता है, मैथ्स टीचर साइंस वालों से बात नहीं करता है, कंप्यूटर वाले अपने अलग रहते हैं। बट जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो सब्जेक्ट्स देख कर नहीं आती ना। जब कोई प्रॉब्लम, जैसे टिंकरिंग, अगर आपको प्रॉब्लम, कोई आपका एप्लीकेशन खराब हो गया, आपका से सपोज टेबल फैन खराब हो गया घर में, तो आप उसको बनाने जाओगे तो फिर आपको तो वो फैन बनाने में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा आपको मैथ्स भी आना चाहिए। तो ये आइडिया बेसिकली रहा है कि हमें ये माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना होगा, ये चेंज लाने की जरूरत है अपने एजुकेशन स्कूल्स में, अपने एजुकेशन पूरे स्पेस में, लैंडस्केप में। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट सारे दूसरे देशों में भी काफी पॉपुलर अभी हुआ है, ये टिंकरिंग लैब्स और मेकर स्पेस वाला। एंड वहां से ही फिर ये
ये चीज होकर आई। एंड इसका मतलब ये नहीं, एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जब भी हम टिंकरिंग सोचते हैं तो टिंकरिंग का मतलब ये भी होता है कि आप कंप्यूटर में कोई चीज बना रहे हो, तो या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, वो भी टिंकरिंग हो सकता है। या फिर अगर आप एक कारपेंट्री कर रहे हो जिसमें आप अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो भी टिंकरिंग हो सकता है। सो हमें टिंकरिंग इज नॉट लिमिटेड टू कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या हाई टेक प्रोजेक्ट्स करने को हम टिंकरिंग कहेंगे। तो हर एक बेसिकली तरह किसी भी टाइप का की चीज, जुगाड़। हाँ किसी भी Am I टाइप का right? जुगाड़ जहाँ पे आप, हाँ या बिल्कुल 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 तो इससे उसको और उससे समराइज कर सकते हैं। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, हम घर पे किचन में काम करते हैं, तो किचन में भी हम बहुत टिंकरिंग होता है। जी। तो और लोग फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करने के टाइम पे भी बहुत टिंकरिंग होता है। जी। हर चीज़ को लोग रिपेयर करते हैं अपना ग्रामों में, हर जगह साइकिल। पे। तो एक उद्देश्य ये भी है कि टिंकरिंग को मेन सेंटर स्टेज पे लाने का एक उद्देश्य ये है कि ये क्लोज टू लाइफ हो। मतलब एजुकेशन का जो स्कूल के अंदर जो एजुकेशन होता है वो हमारा लाइफ से जुड़ा हुआ हो। तो क्योंकि लाइफ में तो टिंकरिंग होता ही रहता है, हम हर जगह पे टिंकरिंग करते हैं। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो टिंकरिंग करते हैं, और कोई दूसरा कोई भी हाँ काम हम करते हैं तो टिंकरिंग करते ही रहते हैं। तो इसलिए उसको क्लोज टू लाइफ बनाना है। तो इसलिए टिंकरिंग को आजकल बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और हमारा मैकर स्पेस में टिंकरिंग हम नाम यूज़ करते हैं। थिंकिंग भी टिंकरिंग होता है एक्चुअली। जब हम कुछ सोचते रहते हैं तो सोचने के टाइम पे हम रूल बेस नहीं करते, कुछ अलग अलग चीज़ें निकाल के सोचते हैं। तो टिंकरिंग में भी वही होता है। सॉरी रवि, मैं कुछ ऐड किया बस। नहीं जी, आई थिंक इस टाइम पर आई थिंक हम यहाँ पे जो जीएन अभी बात कर रहे थे कि जो ये लैब के हमारे प्रिंसिपल्स में भी है, तो अभी जीएन जो क्लोज टू लाइफ की बात कर रहे थे, तो ये हमारे लैब में हम इसको पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं। ये मतलब बेसिकली जो भी हम कोई एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन का सोचते हैं, तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि ताकि जिससे कि आप एक ऐसा स्पेस बना पाओ जहाँ पे लर्निंग काफी अच्छे से हो एंड काफी रिच तरीके से हो। बस किताबी चीजों में हम सीमित ना रह जाएं, जो और वो पर्पस ना हो हमारे। तो आप ये साइट जब बाकी टाइम पे सेशन के बाद आई थिंक लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लिंक हम शेयर कर देंगे। तो इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, मेकर स्पेस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो मैं बस इसलिए बस दिखाना चाह रहा था। जी कंचन जी, आप और आप पूछ सकते हैं और कुछ सवाल। जी। जी। मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन। नागार्जुन सर के लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने कोलैबोरेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट डिजाइन करने में कुछ विशेष रुचि रखी थी, जिसमें आपने अगेंस्ट क्लासरूम कुछ जो कहा जाता है वो किया था, वो एग्जैक्टली क्या है? मतलब उसके लिए जानने में हमें बहुत इंटरेस्ट है। Okay, one second. मैं एक्चुअली आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले अभी हमने रवि ने कुछ कहा था कि कुछ पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हमने बनाया है। तो ये फ्रेमवर्क है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला जो पार्ट है, उसमें लिखा है कि बेस्ट कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग इज रिटन वर्बल एंड एक्सप्रेसिव कन्वर्सेशन इन ए प्लेफुल एनवायरनमेंट। तो आप अभी हम कभी क्लास में सपोज क्लास चालू हो गया, तो क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे हैं, टीचर नहीं है,
तो आप वो माहौल को इमेजिन कर सकते हैं कैसा होता है। आप बताइए। इमेजिन क्या, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है। आपने I'm a teacher. हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। हम भी कभी छात्र थे, तो हम सबको मालूम है कि हम कैसे उस तो उस समय बच्चे क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे और खेल रहे थे, कोई खेल रहे थे, बातें कर रहे थे और लड़ रहे थे। ये सब होता रहता है ना। जैसे ही टीचर ने अंदर आया, आप बताइए क्या होता है। तो यही चुपचाप होता है। चुपचाप, जैसे ऐसा दिखाते थे ना हमारा इंडियन क्लासरूम में, बातें बंद कर, फिंगर ऑन योर, हाँ, आवाज मत करो, तो साइलेंस हो जाता है। कॉग्निटिव साइंस के बारे में हमने जिक्र किया था, दुर्गा प्रसाद ने अभी बोला था। एक विषय कॉग्निटिव साइंस से ये भी आया है कि अगर माइंड साइलेंट है, बॉडी साइलेंट है, तो माइंड भी साइलेंट हो जाता है। बातें कौन करता है? बातें हम शरीर से करते हैं। अगर हम कुछ खेलते हैं तो खेल भी कौन करता है? हमारा बॉडी करता है। तो इसका मतलब जैसे आपका क्लासरूम साइलेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि बच्चों का मन भी साइलेंट हो गया, मतलब उनका चिंतन करने का जो टाइम है वो बंद हो गया। जैसे टीचर आता है तो सब लोग चिंतन करना छोड़ देते हैं, बातें करना छोड़ देते हैं, बॉडी से बातें करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा? मन का भी साइलेंस हो जाता है। अपने कभी कभी मेडिटेशन करना है तो वो अलग बात है। मेडिटेशन करने के टाइम पे हम यही सोचते हैं कि थोड़ा मन को शांति में रखो, उसको थोड़ा हमारा काबू में रखना है, वो अलग बात है। लेकिन हम सीखने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो माइंड को एक्टिव रखना है। तो माइंड को एक्टिव रखने के लिए सबसे पहले स्टॉप टॉकिंग करके हम बोल देते हैं कि आप कुछ पूछो मत, जो मैं बोलता हूं उसी बात को सुनो, मैं बोर्ड में जो लिखा है उसी बात को आप नोटबुक में लिखो, कुछ आगे पीछे मत देखो, बाहर क्या हो रहा है उसके तरफ आप मुड़ के मत देखो। ये इस तरह का जो डिसिप्लिन जो है होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरह से होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या सोचा था कि आदमी को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ पढ़ना है तो किसी और को लिखना चाहिए। लेकिन जो लिखने का जो आदमी है, उनको जो विषय पे लिखना है वो कहाँ से मिला? उन्होंने कुछ काम किया होगा तभी तो लिख पाया। इसका मतलब उनके मन में कुछ विचार आए तो तभी तो वो लिख पाए। तो बच्चों के मन में बहुत सारे विषय होता है, क्या वो सब चीजें वो लिख पाते? जैसे हम जानते हैं कि गॉसिप करते हैं बच्चे, बड़े लोग भी करते हैं गॉसिपिंग। गॉसिपिंग हमको बहुत अच्छा लगता है, कभी टाइम पास करना है तो गॉसिपिंग करते रहते हैं हम लोग। हमारा इंस्टीट्यूट में 2-3 घंटा कैंटीन में बैठ के बातें करते रहते हैं, एक चाय के बाद दूसरा चाय पीते रहते हैं। लेकिन हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद हम जाके रिसर्च और भी करते हैं। लेकिन रिसर्च का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीरियसली बैठ के काम करना, क्योंकि हमेशा हमको बातचीत करने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरी बात, लोगों से मिलके करना होगा। अगर टीचर ने कुछ लिखा है तो हम भी हमारा नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन हमने जो लिखा है नोटबुक में वो किसी को दिखा सकते हैं क्या? सिर्फ हम टीचर को दिखाते हैं, लेकिन साथियों को नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है हमारे क्लास में, कोलैबोरेशन कम होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस तरह का जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर बच्चों से हम बातचीत के जरिए हम सिखाएं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट से काम करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर
कोई डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि टीचर का मेन रोल है वो होगा कि एक कॉन्टेक्स्ट बनाएं जिस कॉन्टेक्स्ट पे सब लोग चर्चा करें। मतलब जो गॉसिप का विषय होगा वो विषय टीचर स्पेसिफाई करेंगे। बस उतना ही हमें बस देखना है कि, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप बातें मत करो। तो बातें करने से ही अपना मन क्या बोलते हैं कि डेवलप होता है। तो एजुकेशन का मतलब है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन का मतलब है कल्चर होना। कल्चर होने का मतलब यह है कि बातें करने का हैबिट हो जाए, प्रश्न पूछने का हैबिट हो जाए, सवाल निकालने का और समाधान निकालने का हैबिट हो जाए, आर्ग्यू करने का हैबिट हो जाए। तो इस तरह का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को हमने प्रधान भूमिका से सामने लाया। इसलिए सबसे पहले जो प्रिंसिपल है हमारा लैब का वो है कि जो भी हम लर्निंग करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, वो रिटन, वर्बल और एक्सप्रेसिव कन्वर्सेशन के द्वारा होना चाहिए, वो भी प्लेफुल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो इस तरह का जो कॉन्टेक्स्ट होगा। लेकिन किस विषय पे बात करेंगे, वो बात जो है एक कोई प्रोजेक्ट हम बच्चों से करवाएंगे और बच्चे करते हैं वो प्रोजेक्ट, तो बच्चों को बहुत सारे विषय उनको बोलने का मौका मिलता है और बच्चों को उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखने का भी मौका मिलता है। और पढ़ना लिखना काफी नहीं है, जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने किया है वो प्रोजेक्ट को एक पिक्चर बनाना होगा, एक ड्राइंग बनाना होगा। नहीं तो अगर आपके पास मोबाइल या कैमरा होगा तो वो प्रोजेक्ट का फोटोग्राफ लेके सबको दिखाना होगा, पोस्टर बना के सबको दिखाना होगा। ये सारे जो चीजें हैं सभी पॉसिबल है जब आप कुछ करते हो। तो इसी तरह का हमने सोचा है कि पहले आप कुछ करो, उसके बाद सबको जो भी आपने किया है वो सब शेयर करो, और उसके बाद जो भी आपने शेयर किया है और दूसरे लोगों को मौका दो कि वो लोग कुछ प्रश्न पूछे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, और फीडबैक और हेल्प दूसरे लोगों से ले लो। कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, उस समय आप टीचर से भी हेल्प ले सकते हो और दूसरे छात्रों से भी हेल्प ले सकते हो। तो इसी तरह का हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने ये रखा है कि एनकल्चरेशन का मतलब ये होगा, मतलब एजुकेशन का मतलब ये होगा कि हमको जो भी हम करिकुलर एलिमेंट्स को सीखना है वो सबको हमको एक कल्चर जैसा हो जाना चाहिए। इसको इसीलिए हम उसको स्टेम हैबिट्स के नाम पे पुकारते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर दुर्गा प्रसाद सर, आपके चैटशाला का जो फॉर्मेट है, एक तो आपके नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेज, फिर ये चैटशाला, ये जो चैटशाला का जो फॉर्मेट है उसके बारे में बताइए। मतलब वेबसाइट पे गूगल पे जाके इसको कैसे सर्च करना है, एकदम डिटेल में बताइए किसे सर्च कैसे करना है, या कोई कीवर्ड हमें मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करना है। फिर अगर हमें चैटशाला का मेंबर बनना है, हमें उसमें कुछ रिसर्च करके वगैरह एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंट्रीब्यूशन एज अ नॉर्मल पर्सन ऐसे डालना है किसी स्टूडेंट को या टीचर को, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? तो ये भी सब बताइए। एक दो एग्जाम्पल के साथ में अगर आप डिटेल में बताएंगे करके स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। सो डीपी आप बताते जाइए, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, आप जैसा पूछे हैं, लाइक जो चैटशाला हमने बताए हैं, तो इसका मेन रीजन भी ये है कि नॉर्मली हम स्कूल को पाठशाला बोलते हैं, जहाँ पे पाठ होता है, एक टीचर रहते हैं जो पढ़ाते हैं, लेसन सिखाते रहते हैं, और जैसे नागार्जुन सर ने बताया है, बच्चे नॉर्मली चुप रहते हैं, उनको आपस में बात करने का मौका हम देते ही नहीं है। और सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? जी जी जी, एकदम अच्छी तरह से।
हाँ, तो तो जो भी अभी नागार्जुन सर बताए हैं वही चीज हम चाटशाला में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चों को अपनी लाइफ के नजदीकी जो भी चीजें रहते हैं उनको प्रोजेक्ट के जरिए, प्रोजेक्ट के माध्यम में उनको बनवाने का मौका देते हैं। तो बच्चे उस चीजों के साथ जब कुछ काम करते हैं तब जाके उनको कुछ बातें करने या कुछ बोलने का विषय बनता है। तो अगर कुछ नहीं करने देंगे तो उनके पास साइंस के बारे में या मैथ्स के बारे में कोई भी चीज है उनके बारे में बात करने के पास उनके पास कुछ विषय विषय रहता ही नहीं है। तो ये जो मौका हम देना चाहते हैं कि जब बच्चे कुछ अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेके कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तब जाके वो लोग चैट कर पाते हैं। तो चैट जो है वो हम एक वर्ड यूज किए हैं बातें करने के बारे में। तो ये वो इंग्लिश वर्ड है, और पाठशाला की जगह लाइक चाटशाला सुनने के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, इसलिए हमने बनाए हैं। और वो हम पहले एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, फिर इसको कैसे ओपन करना है और वो सब चीजें हम आपको समझा देते हैं। तो जीएन आपका स्क्रीन से वो निकल गया है, अभी तक था। यस। तो सबसे पहला ये एक एक क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म जैसा है जहाँ पे लोग अपना जो भी चैटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हम उसको बनाए भी ऐसा ही कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो नॉर्मली हम आसानी से यूज करते हैं उस टाइप के फॉर्मेट में हम बनाए हैं। तो कुछ हम एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं, आप कोई भी चीज पूछिए, हम उसके बारे में सर्च करके क्या कर रहे हैं उसके रिलेटेड हम देख सकते हैं। लाइक इस प्लेटफॉर्म पे अभी लगभग 2000 से 3000 के करीब लोग जुड़े हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, अलग अलग टीचर्स एंड पूरा देश में अलग अलग जगह पे वो लोग अकेले अकेले या अपने घर में ही कुछ लोगों इकट्ठा होकर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आप एक दो कोई भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो तो वो हम एक बार सर्च करके क्या हो रहा है वो समझा सकते हैं। आपने जो फ्रूट फ्लाइज के बारे में ठीक है, तो फ्रूट फ्लाइज आप सब जानते होंगे, मतलब जब केले या कुछ ऐसे सड़ने दे देते तो छोटे छोटे मक्खी आ जाते हैं, बराबर। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है छोटे छोटे मक्खी आप देखते होंगे ना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, इसको हम मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका मतलब ये है एक छोटा सा चीज को लेके आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पूछ सकते हो, और आप चौंक जाएंगे कि ये जो मक्खी है इसको लेके 6 बार नोबेल प्राइज मिला है। इसको लेके जो रिसर्च जो नॉर्मली हम छोड़ देते हैं या फिर उड़ा देते हैं, मतलब ऐसा। तो और ये जो चीज है उसको लेके बहुत सिंपल सी चीजें से शुरू करते हैं हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना। तो इसका शुरू शुरू कर कुछ रहता है जो उसको पकड़ना कैसे। तो और ये पर्टिकुलर स्टडी में कुछ बच्चे उसका बायोलॉजिकल रिथम के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। बायोलॉजिकल रिथम मतलब यही होता है कि हम जो भी लिविंग थिंग्स रहते हैं तो उन सब चीजों में कुछ साइकिल्स रहते हैं। लाइक हम में भी लाइक सोने का उठने का कुछ एक पर्टिकुलर रिथम रहता है। और बहुत सारे प्लांट्स में भी जब रात हो जाता है वो अपने आप उनके लीव्स अगर देखें, पत्ते देखेंगे, बंद हो जाते हैं और दिन होते होते ही खुल जाते हैं। और वैसे ही मक्खियों में भी कुछ पर्टिकुलर रिथम होता है। तो ये जो बहुत सारे लिविंग थिंग्स में रिथम होता है वो सब चीजें समझने के लिए कुछ जेनेटिक्स के स्टडीज हम इन मक्खियों के साथ करते हैं। तो आप वो सब आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वो, मगर जब करने जाते हैं तो बहुत सिंपल है। मक्खियों को पकड़ना है और देखना होगा पूरा दिन में कंटिन्यूअसली कि कब बहुत सारे मक्खियां बाहर निकल रहे हैं। तो एक और एग्जांपल, हाँ, फ्रूट फ्लाई ट्रैपिंग, ये स्कूल के बच्चे भी आसान से कर सकते हैं। तुम इन मक्खियों को कैसे पकड़ते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे जो टिंकरिंग का जो आइडिया है, लाइक कोई भी चीज एक पर्टिकुलर हमें जरूरत है मक्खियों को पकड़ना, तो इसमें
एक वीडियो यू कैन प्ले परहैप्स। तो ये सब बच्चे खुद वीडियो बनाए हैं अपने मोबाइल फोन से। Jian, if you can magnify this video, then it will appear on the screen. या आप भी बीच में कुछ बोल सकते हो रवि एंड जियन इसके बारे में। या start from the beginning. यस। ये वीडियो बच्चों ने बनाया है जी। हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, बच्चे खुद बनाते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि बनाने का काम जो है टेक्स्ट बुक भी वही लिखेंगे। एक्चुअली दे हैव जस्ट रिटन ए बुक कॉल्ड द फ्लाई बुक। ये फ्रूट को काट के बॉटल के अंदर स्लाइसेस करके डालना है और उसको घर के नज़दीक में कहीं पे भी जहाँ पे कचरा वगैरह हम डालते हैं वहाँ पे रखने का। और थोड़ी समय के बाद 20-25 मिनट के बाद उसको बंद करके देखेंगे तो बॉटल के अंदर बहुत सारे बच्चे आए होंगे। तो इस तरह का ये जो उन्होंने किया है। सो हम फ्लाई को पकड़ते क्यों हैं, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो हम इसलिए पकड़ते हैं कि हम ये बॉटल के अंदर ये फ्लाई के लिए घर बनाते हैं छोटा सा, और इसी बॉटल के अंदर उनका पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। जैसे वो अंडे देते हैं, वहीं पे वो अंडे से बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे बॉटल में उसको ट्रांसफर करते हैं। इस तरह का हमारा एक्सपेरिमेंट चालू रहता है। मतलब उनका फूड देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा होगा अभी। तो इसी तरह का जहाँ जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट चलता है, आप उस क्लासरूम में अगर जाएंगे तो क्लासरूम का विंडो पे आपको ये बॉटल नजर आएगा, और टेबल पे भी, क्लासरूम के टेबल में भी, क्लासरूम स्कूल के बच्चों का बैग में भी। और हमारे बच्चे जब मुंबई में ट्रेन में जाते हैं तो हमेशा उनके हाथ में कोई बॉटल रहता है। मतलब कॉलेज जाते वक्त और कॉलेज से घर जाते वक्त वो बॉटल लेके घूमते रहते हैं। तो बॉटल के अंदर कुछ भी हो सकता है, फ्लाई भी हो सकता है, अर्थवर्म भी हो सकता है, या बटरफ्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके लिए एक छोटा सा घर बनाना और घर के अंदर उसका देखभाल करना, उसको साफ करना, खाना वगैरह देना, पानी चाहिए तो पानी देना, वो सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं। उसी तरह हैबिट और हैबिटेट ऑफ द एनिमल, वो विषय पे उनका शुरुआत होता है। उसके बाद फिर बहुत सारे विषय पे वो चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता होगा लाइक ये क्या मक्खी पकड़ के बॉटल में बंद करके, क्या साइंस और मैथ्स क्या हो रहा है इसमें, बस बच्चों को खेलने दे रहे हैं। मगर बात यही है लाइक ये चीजों के साथ बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। मगर जैसे नागार्जुन सर ने बताए है, हैबिट और हैबिटेट, ये जो रिलेशन है, हम भी खाना खाते हैं राइट, खाना खा के उसका डाइजेशन होके क्या क्या चीजें हम लेते हैं, उसमें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, ये सब चीजें हम बोलते हैं। मगर और डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, ये सब चीजों हमारे सिलेबस में है और हमारे बॉडी और हमारे लाइफ में भी है। हम उन सबको अलग अलग ट्रीट करते हैं। जो डाइजेशन मेरे बॉडी में हो रहा है और जो खाना पीना मैं रेगुलरली रोज कर रहा हूँ, और जो स्कूल में फूड और डिसीज या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो एक नॉर्मल फोटो एक बनाते हैं, एक बड़ा नली चलता है और पेट है, बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स रहते हैं, तो वो और मेरे पेट के अंदर वो सब है, वो जो कनेक्शन है वो बच्चों को बिल्कुल होता नहीं है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट बनता है, अभी मक्खी है या अर्थवर्म है या बटरफ्लाई है या कोई भी चीज है, तो उसके बारे में जब उसको खाना देना रहता है, क्या खाना देंगे, मिट्टी देंगे, कागज देंगे, तो ऐसा क्वेश्चंस निकलते हैं जिसमें जाके हम उनको एक कॉन्टेक्स्ट बना है जब हम ये सब चीजों के बारे में समझाएंगे। ठीक है, मक्खी को क्या खिलाना है और क्यों खिलाना है, तो उसको लेके चैट होता है। लाइक बच्चे आपस में बातें करेंगे, टीचर भी होंगे, सब आपस में बातें करेंगे और उनको
घर में जाके वो ट्राई करके देखने का एक मौका मिलता है। तो वो लोग देखेंगे, पहला दिन पेपर खिलाएंगे मक्खी को, 2 दिन के बाद मर जाएंगे, राइट, कुछ दिन के बाद कुछ और करेंगे, तो ये सब सड़ जाएगा, केले सड़ जाएंगे, फिर भी मक्खी मर जाएंगे। तो एक समझ उसके कॉन्टेक्स्ट बन गया एक बार प्रोजेक्ट के जरिए, तो बातें करने का एक विषय बना, और बातें करते करते वो लोग सीखेंगे, दिमाग भी काम कर रहा है और शरीर भी काम कर रहा है। ऐसे कुछ केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट बच्चों ने किया है तो आप दिखा सकते हैं, सिंपल ऐसी चीजें लेके। ओके, या तो मे बी इलेक्ट्रोस्कोप। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारा सिलेबस में है ये 8th 9th स्टैंडर्ड में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करके एक होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म समझने के लिए, चार्ज कैसे होता है। तो ये बनाने का तरीका बहुत सरल है। आप किचन से कोई भी एक छोटा सा बॉटल ले लीजिए, काफ़ी बॉटल या टी बॉटल ऐसा कुछ, और उसमें से एक ऐसा वायर ले लीजिए। वो पूरा प्रोसीजर जो है जैसे करना है वो सब इधर लिखा हुआ है। और वायर लेके इसमें से एक छोटा सा एल्यूमिनियम फॉयल हो या कागज का कोई लीफ हो, ऐसा बना के इधर छोड़ने का। और उसके बाद हम एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, उससे आपको पता चलेगा कि होता क्या है। ये वीडियो मैं चला कर दिखाऊंगा, 1 मिनट इसको नीचे रखिए। अभी ये वीडियो देखिए। अब नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, जो फ्लैप जो है वो रिपेल हो रहा है। अब देखेंगे ऊपर से हम जो ला रहे हैं वो स्केल है, प्लास्टिक स्केल है। ऊपर का जो कॉइल जहाँ पे है वहाँ पे हमने एक स्केल को रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना स्केल छू नहीं रहा है पूरा, सिर्फ नज़दीक लेके आ रहे हैं। मैं फिर से एक बार और चलाता हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है, और फिर से देखिए। तो कैसे हो रहा है ये सब, नीचे का फ्लैप अपने आप कैसे जा रहा है, उड़ रहा है। वो जैसे बटरफ्लाई का विंग कैसे खुलता है, इसी तरह का वो हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, हम तो छू भी नहीं रहे हैं बॉटल को। तो आप में से कोई बता सकते हैं? टीचर्स भी बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही बोलें। किसी को इसका जवाब देना है? या अगर और कोई सवाल भी पूछना है तो हाँ, सवाल भी पूछ सकते हैं आप। Yes. जवाब का जरूरत नहीं है, सवाल भी पूछ सकते हैं। काबकाते हैं, उनको इस सवाल का जवाब देना है। वो बता रहे कि वो जो वो प्लास्टिक, जवाब देना चाहते हैं। हेलो, बोलिए। एक मिनट। हेलो सर। हाँ, सुनाई वो दे रहा है। स्टैटिक चार्जेस की वजह से होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लेकिन हमने क्या किया था उससे पहले, मतलब ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है। हमने क्या किया था, वो स्केल लिया, प्लास्टिक स्केल। वो प्लास्टिक स्केल को बाल के ऊपर ऐसा किया था। सबसे पहले वो रब करने से क्या हुआ, उसके ऊपर चार्ज बन गया। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने वो जो कॉइल है ऊपर का, वो कॉइल के सिर्फ नजदीक लेके आए, टच भी नहीं किया। फिर भी वो चार्ज का जो इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है,
वो आपको दिखाई देता है, कॉइल के द्वारा नीचे तक जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी आपके घर में है उसी से आप ये बना सकते हो। ये जो ऊपर से नीचे तक जो रखा है वो सिर्फ जो हमारा ड्रिंकिंग जो यूज करते हैं स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ को यूज किया है। आप स्ट्रॉ नहीं है तो बॉल पॉइंट पेन का जो ट्यूब है वो भी यूज कर सकते हो। सिर्फ एक छोटा सा कॉपर वायर लिया है बस, और कुछ नहीं। कोई भी कंडक्टर वायर चलेगा आपको। काटर नहीं है तो एल्यूमिनियम वायर ले लीजिए, मेटल वायर ले लीजिए, कॉपर वायर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप बना सकते हैं। तो इस तरह का ये जो एक्टिविटी है आपको खुद बनाना होगा। ये सिर्फ टीचर ने बना के दिखाया टेबल के ऊपर, वो नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे खुद करना चाहिए ये जो एक्टिविटी जो है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा अंग्रेजी में बातचीत चल रहा है जी। लेकिन अगर आप चाहते होंगे तो मराठी में या हिंदी में बातचीत हो। आप यहाँ पे वो बातचीत इसलिए नहीं है कि हम आपके पास नहीं आए पहले। हम सोचते हैं कि आप इसका शुरुआत करें, मराठी में प्रश्न पूछें। आप मराठी में लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मिसाल के लिए अगर आपको देखना हो तो इधर मैं हिंदी सर्च करूंगा तो भी आपको कुछ पता चलेगा। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैन आई पोस्ट इन मराठी और हिंदी लैंग्वेज, तो हमने उनको दिखाया कि हाँ तुम कर सकते हो। अब हिंदी और मराठी दोनों लिख सकते हो, यानी तेलुगु भी लिख सकते हो या कन्नड़ लिख सकते हो, कोई भी भाषा में आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। जैसे आप व्हाट्सएप में भी लिख सकते हो, इसी तरह का यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है आपके लैपटॉप में। कुणाला विचारायचे असेल तर प्रश्न अजून सिर्फ मैं नीचे आपको बड़े बड़े अक्षर में दिखा रहा हूँ। आपको कहाँ पे जाना है, आपका ब्राउजर में कोई आपका मोबाइल में सिर्फ यही टाइप करना है chaatshalla.in, बस यही एड्रेस है अपना ऐप को चलाने का। और ये एड्रेस आप चालू करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। मैं आपको दूसरा विंडो में बताऊंगा। मुझे डीपी, कैन यू टेल मी इफ आई एम ओपनिंग ए न्यू टैब, कैन यू सी इट? Yes. कैन यू सी द न्यू टैब? यस। तो मैं एक दूसरा इनकॉग्निटो विंडो में जाता हूं ताकि आप You can continue there, GN. या I will continue. तो आपके मोबाइल पे इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे एक चाटशाला है जो राइट साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ वो है। वहाँ पे you can shift this window on the left side, then we can see it fully. Now it's not. Yeah, I'll do that. Yeah. Yes. Okay. So now अभी यहाँ पे सिर्फ आपका नाम वगैरह लिखना होगा। जैसे मेरा नाम है GN, सब लोग मुझे GN करके पुकारते हैं, आप भी मुझे GN करके पुकार सकते हो। और अगर आपने जब पहली बार यहाँ पे आते हो तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो आप साइन अप कर सकते हो यहाँ पे। तो साइन अप करने के टाइप आपका नाम, ईमेल और आपका चुना हुआ पासवर्ड और आपका आइडेंटिटी भी दे सकते हो। आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, टीचर एजुकेटर हो, सिटीजन साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, वट एवर योर इंटरेस्ट इज। यू मे बी जस्ट अ सिटीजन, वी हैव ऑल द थिंग्स। उसके बाद फिर आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपको कंफर्म करना होगा बस। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बेशक हमें पूछ सकते हो। तो ये एक बार रजिस्टर करने के बाद अभी आप इधर आके काम चालू कर सकते हो यहाँ। तो जीएन अगर आप लॉगिन करके दिखाएंगे तो शायद एक बार लॉग आउट के बाद में लॉगिन तो ओके, आई विल डू दैट। न्यू सो एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो फिर आप बस दोबारा से ये chaatshalla.in
एंटर करके आपको अपना जो यूजर नेम है और पासवर्ड है सिर्फ वो टाइप करना है, और उसके बाद आपको जो दिख रहा है राइट में इस तरह का स्क्रीन दिखने लगेगा, जैसे जीएन अपने आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, एंड जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो स्क्रीन दिख रही है वो आ जाएगी। बस सबसे इतना पहले करेंगे। जो लेटेस्ट जो भी इन्होंने टॉपिक पे क्रिएट किया है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। बहुत सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे देखिए फ्रूट फ्लाइज स्टडीज इन आवर होम लैब। स्नेक पे कुछ है क्या टॉपिक पे? स्नेक टॉपिक स्नेक के ऊपर टॉपिक आप चालू करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा नहीं है अभी तक हाँ, लेकिन होना तो चाहिए। देखते हैं स्नेक के ऊपर कुछ टॉपिक हमारे है यहाँ, क्या? मतलब कोई इंटरेस्ट लेगा तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि रूरल जैसे एरिया है तो। या श्योर एक्चुअली आप कोई भी विषय पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो स्नेक के ऊपर अगर चालू करना है तो स्नेक के ऊपर पूछिए। और अभी एक टॉपिक शुरू करके दिखा सकते हैं शायद जीएन। क्या सो पूछना है? आप बताइए कैसे क्या पूछना है? ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक के बारे में क्या पूछना है, मैं चालू कर रहा हूँ एक टॉपिक। मतलब उनके वेनमस, नॉन वेनमस, उनके डिफरेंट टाइप्स। अच्छा ओके, तो देखिए मैं जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रीन के नीचे एक प्लस साइन होता है यहाँ पे। वो प्लस साइन को क्लिक करेंगे तो न्यू टॉपिक आता है। आपको दिख रहा है ना? जी जी जी। हाँ, मैं न्यू टॉपिक में क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये फॉर्म आएगा। वहाँ पे आपको टॉपिक लिखना होगा, जैसे ये चीज आप हिंदी या मराठी में भी कर सकते हो यहीं पे। या आप मुझे हिंदी में बोलेंगे तो मैं हिंदी में टाइप करूंगा यहाँ पे। मतलब वैसा सॉफ्टवेयर वो कन्वर्ट ट्रांसलेट कर देता है कि टाइप नहीं आप बोलिए, मैं टाइप करता हूँ। आप हिंदी में बोलिए कैसे विषय पे मुझे मराठी में बोलूं आपको? मराठी तो मुझे नहीं आता है। अगर स्पेलिंग आप करेक्ट करेंगे तो चलेगा। मैं बोल दूंगी। आप स्पेलिंग करेक्ट कर देंगे तो चलेगा। विषारी व बिनविषारी साप। अच्छा ओके, विषारी सॉरी। मुझे एक मिनट। ये मोबाइल पे जब आप करते हो तुरंत कीबोर्ड चेंज कर सकते हो। वो नॉर्मली टाइप करते होंगे ना हिंदी या मराठी में? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर बड़ा करके देखता हूँ। मेरा कीबोर्ड हिंदी में बदलना होगा तभी मैं टाइप कर सकता हूँ। जीएन चैट विंडो में बॉक्स में दिखाया डाला है, यू कैन हाँ कॉपी जी? पेस्ट इट। It's there in the chat box, you can copy paste. Zoom chat box, it's there in the Zoom chat अच्छा box. अच्छा, okay, You thanks. can copy paste. That's quite useful. So let me go back to the Zoom window. Zoom window पे मैं I don't know how to actually leave to this. Okay, 1 second. Yeah, आपका इसमें conversation में I could not see the chat box actually. It's there next. 1 second. Just next to the screen You say button. more chat. Okay, chat में आया है, एक मिनट। Okay, very good. Thank you. This is very useful. अरे कुछ और ओके, तो उसके बाद फिर आप बताइए उसमें क्या लिखना है। वो भी जरा टाइप करेंगे तो मैं लिखूंगा। हाँ, मैंने क्वेश्चन उनका लिख के भेजा है जीएन। Yeah, I got it.
अब देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा तो बताइए। नहीं, शारी या सिर्फ विशारी व बिन विशारी साफ, इट्स रिपीटेड अगेन। ओके, सो पहले फर्स्ट का लाइन जस्ट डिलीट द फर्स्ट फर्स्ट लाइन निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, दिस इज द Yes. क्वेश्चन, राइट? यस। ओके ओके, सो ओके, अभी मुझे सिर्फ इसको पोस्ट करना है बस। ये अभी आप सबसे ऊपर लेटेस्ट में जाएंगे तो लेटेस्ट में आ जाएगा, नहीं तो मैंने ग्रुप में किया है क्या? नहीं तो नहीं, आई थिंक इट्स इन द स्टेम चार्ट। मैंने भूल गया कि वो किस टॉपिक में वो गया है। जियन वो कैटेगरी सेलेक्ट तब हम नहीं कर पाए थे उसमें। अच्छा, कैटेगरी सेलेक्ट ही नहीं किया था। हाँ हाँ जी, फिर से अगर आप वो वापस एक बार ट्राई कर ओके, सकते हैं। ठीक है। न्यू टॉपिक, अच्छा, सेलेक्ट कैटेगरी नहीं किया था मैंने। ओके, तो ठीक है, मैं उसको कहाँ पे क्यूब चार्ट में डाल दूंगा क्योंकि वो बायोलॉजी का रिलेटेड है। तो यहाँ पे जॉइन कन्वर्सेशन, यहाँ पे पहले विषय का सवाल लिख दिया प्रश्न ले लिया, और और एक्चुअली उसका एक मैं क्या करूँगा, हेडिंग इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अभी इसको पोस्ट किया। It says failed to send message. Okay, I don't know why, but it said failed to send message. Okay, I don't know what's happening. Let me try. Maybe can you send the message from your send? Maybe net तो है मेरे पास, or is it because my login was not successful? इट्स ओके सर, इफ इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि हाँ, बाकी हमारे क्वेश्चंस पास हाँ टाइम कंस्ट्रेंट है और या क्वेश्चंस। और ऑडियंस से भी अगर कुछ प्रश्न हो तो हाँ, हम ऑडियंस रेडी से हैं। भी प्रश्न, फेसबुक ऑडियंस से प्रश्न है पीएम सुतार जी से कि इसके लिए कोई ऑफलाइन ऑप्शन है क्या? मतलब अगर रूरल एरिया में है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन कुछ ऑप्शन है क्या? अच्छा, तो कुछ ऑप्शंस है। सो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट्स में हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया था, उसका नाम है डूअर। यहाँ पे ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, हमने क्या किया था, स्पेशली जो बहुत विलेजेस में जहाँ पे इंटरनेट ना हो, या स्कूल में इंटरनेट है लेकिन पूरा बैंडविड्थ सबके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए हमने एक टेराबाइट डिस्क है, एक हार्ड डिस्क हमने बनाया। ये हार्ड डिस्क आप कोई भी कंप्यूटर में आप लगा सकते हो, स्कूल के अंदर लगा के जब चलाओगे तो आपको ये सारे जो डिस्कशन एनवायरनमेंट जो हमने आपको दिखाया वो सब आपको मिल जाएगा। उसमें सारे के सारे जैसे मिसाल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक नया टैब में बताता हूँ।
तो इस तरह का एक ये बनाया, जैसे किसी एक टॉपिक पे अगर आपको करना है, लाइक फॉर एग्जांपल स्नेक्स के बारे में आपको पता करना है। देखिए आपने देखा स्नेक, मैंने जैसे भी टाइप किया था सारे टॉपिक्स आपको इधर आ गया। तो इसमें से आप देख सकते हो स्नेक के बारे में बहुत सारे इसमें इंडियन स्नेक ट्रिक्स वो स्लिदरिंग। नेट लगेगा ना .o, मतलब ये इस पे फिर ये डाउनलोड कुछ करना पड़ेगा और फिर ऑफलाइन यूज कर सकते हैं ये पूरा जो डिस्क है, अगर हम आपको पोस्ट करेंगे तो आपका कुरियर से आ जाएगा। आप उसको एक लैपटॉप में नहीं तो एक डेस्कटॉप में लगा के चालू करना है। तो ये सारी चीजें आपको विदाउट इंटरनेट आपको मिल जाएगा वहां पे। आप ये भेजोगे, मतलब कौन से एड्रेस आप इसका दे दीजिए, और इज इट फ्री और व्हाट वी हैव टू पे फॉर इट, कैसे? तो आपको कंटेंट के लिए यू डोंट हैव टू पे, और उसमें क्या क्या मिलेगा वो सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है doer.metastudio.org में। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल डिस्क ऑफ ऑफलाइन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। उसमें पूरा विकिपीडिया भी अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है उसमें। अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो पूरा NROER का जो रिपोजिटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल रिपोजिटरी, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट भी हमने किया हमारे लैब में NCERT के कोलैबोरेशन की तरफ। और ये सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ऑफलाइन। इंटरनेट का यूज जरूरत नहीं है सबके लिए। सारे वीडियोस है, बहुत सारे ऑडियो फाइल्स है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स है NCERT का। सारे टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएंगे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। मराठी का भी कंटेंट है इसमें। महाराष्ट्र में से देख रहे तो बहुत यूजफुल है मराठी का भी कंटेंट इसमें अवेलेबल है। तो ये नाम है डिसेंट्रलाइज्ड डूअर करके। हम इसका दूसरा वर्जन अभी बना रहे हैं, तो हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद हम आपको एक डिस्क भेज सकते हैं आपके एड्रेस पे। आप संपर्क में रहिएगा, आपको एड्रेस देंगे तो आप जरूर आपको भेज देंगे। और आप बताइए कि आपका क्या कष्ट हो रहा है इसको यूज करने में, तो हम आपका हेल्प करेंगे। आपका सिर्फ पोस्टल एक्सपेंसेस और हार्ड डिस्क का एक्सपेंसेस जो है उसको कॉम्पनसेट आपको करना होगा। इसका इसमें अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो सब हमने आपको फ्रीली दे रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव रिसोर्सेज टू बाय द हार्ड डिस्क फॉर यू। एड्रेस आप मतलब बोल रहे हो कि बाद में आप दे दोगे? नहीं, आप अभी भी दे सकते हो एड्रेस। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हार्ड डिस्क का जो एक्सपेंसेस होता है, अगर आप एड्रेस सर दे देंगे तो हमारे व्यूअर्स उसको देख के कॉपी कर लेंगे, if it is possible. Yeah, what I will do is I can give the okay, I'll do one thing. I will give the जैसे एक्चुअली मैं यहाँ पे ईमेल की तरह मैं लिखता हूँ। मेरा ईमेल ये है, आप ये नोट कर लीजिएगा, nagarjun@knowledge.org। nagarjun@knowledge.org। knowledge GNOWLEDGE.org। हम चैट पे भी उसको टाइप करके, हाँ चैट में भेजा है। यस सर वी अंडरस्टूड। एक और चीज इफ आई कैन ऐड जीएन, लाइक चाटशाला का जो इंटरफेस भी है, अगर ऑफलाइन भी है, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स से ही बहुत सारी चीजें होते हैं। तो अगर कोई भी एक टीचर के पास भी अगर मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ रहेगा, उनका अकाउंट रहेगा, बाकी उनके पास अगर 30-40 या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे अपने घर में। तो एक दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार कभी जब भी उनको कुछ अपडेट देना है
तो वो chatshala.in में अपडेट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, और बाकी लोगों का भी देख सकते हैं। वो एक अभी के लिए जब तक सबके पास टेक्नोलॉजी इजीली और ओपनली अवेलेबल ना हो तब तक ये हम कर सकते हैं। ये भी एक जुगाड़ है, टिंकरिंग जैसा हो गया। एक्चुअली हमारा नॉलेज लैब का एक मुख्य लक्ष्य यही है। बहुत ऑलमोस्ट 10 साल से हम इस तरह का डोअर जैसा चीज़ें हम बना रहे हैं। जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो उनको ये सब चीज़ें कैसे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस को हम डाउनलोड करते हैं और उसको क्यूरेट भी करते हैं। क्यूरेट करने का मतलब एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसा हम बनाते हैं, और वो सारे डिजिटल लाइब्रेरी को एक हार्ड डिस्क में लगा के आपको आपके पास भेज देते हैं। ये हम जरूर चाहते हैं कि आपका लोक बिरादरी में एक जगह पे आप ये हमेशा रखो, जो भी जहाँ पे लोग आते रहते हैं आपके सेंटर में। जरूर जरूर जरूर। हाँ, वहाँ पे एक वाईफाई हमारे जो बच्चे हैं वो लिखने से ज्यादा कुछ काइनेस्थेटिक है। हमारे बच्चे करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। नहीं नहीं, सारे बच्चे वैसे ही होते हैं। सारे बच्चे ऐसे होते हैं हर जगह पे। सिर्फ आपके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिस्क जब कंप्यूटर में रखाएंगे और वो कंप्यूटर को वाईफाई राउटर में आप कनेक्ट करेंगे तो वो पूरा एरिया में 1-2 किलोमीटर के एरिया में आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड। ये कंटेंट को कोई किसी का प्राइस वगैरह देने का जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू यूज मोबाइल इंटरनेट एक्सपेंसेस, फ्रीली अवेलेबल लोकल वाईफाई। और हम हेल्प भी करेंगे, अगर चाहे तो हमको वहां पे आना हो तो हम किसी को भेज देंगे और आपका पूरा सेटअप करके देंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। इसके इनफैक्ट इस जूम मीटिंग के बाद तो हम लोग ईगर है कि आप पर्सनली यहाँ पे आए और हमारे मतलब एक बार बच्चे स्कूल में आ जाएंगे तो उनसे मिलेंगे तो बच्चे ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो नॉर्मल स्कूल चालू होने के बाद में मुझे लगता है कि आप आएंगे और बच्चों से मिलेंगे तो उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सर, और एक लास्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। आपके वॉल पे मैंने पढ़ा था कि बिल्ट अ स्टेम लैब, इफ यू डोंट हैव वन मेक इट एक्टिव एंड वाइब्रेंट इफ यू ऑलरेडी हैव वन। तो मान के चलिए कि यहाँ रिमोट एरिया है तो रिसोर्सेज बहुत कम है या ना के बराबर है जी। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेम लैब बन सकता है और वो एक्टिवली चल सकता है क्या? तो हमें पूरा प्रोसेस उसका बताइए प्लीज। प्रोसेस बस यही है कि आपको हम कहते क्या है कि एक लैब अगर आपको बनाना हो, सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट चालू करना है। जैसे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है। मान लीजिए आप कोई भी कमरा ले लीजिए, वो आपका घर क्यों ना हो, तो आप सबसे पहले बनाएंगे आज के दिन में एक इलेक्ट्रोस्कोप, तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। दूसरा, आप जाके बोलेंगे कि मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है, तो हम बताएंगे आपको माइक्रोस्कोप कैसे करना है। तो 1-2 दिन में माइक्रोस्कोप बन जाएगा। तीसरे दिन में आप पूछेंगे कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे फ्रूट फ्लाई के बारे में जो एक्सपेरिमेंट करना है वो एक्सपेरिमेंट आपको करना है। तो आप जाके कुछ बॉटल्स लेके आइए जो फेंका जाता है पीने के बाद पानी, कोई भी पेट बॉटल्स जो बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, ग्लास का भी हो या प्लास्टिक का भी हो, ट्रांसपेरेंट हो तो चलेगा। उससे तुरंत हम चालू करेंगे तो आपका बायोलॉजी लैब बन जाता है। अगर आपके पास एक एक्वेरियम हो तो उसमें बटरफ्लाई रखेंगे। एक छोटा सा ग्लास एक्वेरियम आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। एक ग्लास पीस खरीद लीजिए, उसको काटिए और उसको जोड़ के एक एक्वेरियम बना दीजिए और उसके अंदर बटरफ्लाई को पकड़ के वो
कौन सा बटरफ्लाई है, वो कौन सा बटरफ्लाई का क्या होस्ट प्लांट क्या है, एगलिंग प्लांट कौन सा है, वो दोनों प्लांट को लेके उसमें रखिए और आपका बटरफ्लाई एक्वेरियम बन जाएगा। और उसके बाद आप तो सर, जंगल में रहते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए सो दैट यू विल बी एक हाइलाइटेड। हाँ, यस इज सर, दैट ओके? यस सर, यस सर। या सो अभी सो एक एक प्रोजेक्ट आप करते जाएंगे, यस। तो एक एक प्रोजेक्ट के साथ लैब बनता है। तो एक दूसरा अप्रोच है हमारा, जैसे प्लानिंग कमीशन का अप्रोच क्या है कि आप एक लैब के लिए आपको 9 लाख रुपया देंगे और 9 लाख रुपए में क्या क्या खरीदना है वो भी बताएंगे, और वो सब खरीद के आप स्कूल के अंदर रखेंगे और अलमारी में पैक करेंगे और कोई यूज नहीं करेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप पहले इलेक्ट्रोस्कोप बनाओ, तो आपका इलेक्ट्रोस्कोप आ गया आपके टेबल के ऊपर। दूसरी बात, फ्रूट फ्लाई का एक्सपेरिमेंट करते करते आपका फ्रूट फ्लाई का जो भी चाहिए वो सब आ गया। उसके बाद आपने माइक्रोस्कोप का प्रोजेक्ट किया तो माइक्रोस्कोप आ गया, बैलेंस का प्रोजेक्ट किया तो बैलेंस आ गया, पीएच मीटर चाहिए आपको, पीएच मीटर बनाया तो पीएच मीटर आ गया, माइक्रो वेदर स्टेशन बनाना है आपको, टेम्परेचर नापना है, ह्यूमिडिटी नापना है, पीएच नापना है, सॉइल का पीएच क्या है वो बताना है, तो वो आ गया। तो इस तरह का आप एक एक प्रोजेक्ट करते करते सारे चीज इकट्ठा हो जाएंगे 1 साल के अंदर। इसके लिए आपको कितना खर्च करना होगा, आपके पास कितना समय है, और आपके पास क्या क्या चीजें हैं, और कितना चीजें आपके पास ऑलरेडी है, और कितना चीजें आपको एक्चुअली खरीदना है, उससे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि 10-20 हजार में पूरा स्कूल का एक लैबोरेटरी खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इससे लैबोरेटरी जैसे जैसे खड़ा होगा इसी तरह का आपका जो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है वो भी आपके साथ मिलेगा। तो मतलब उससे नॉलेज भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, जब एक काम करते हो आप लोग टीचर्स, आप बच्चों के साथ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको जरूर करना होगा 1-2 बार, लेकिन बच्चों के साथ जब करोगे तो बच्चे आपका लैब को मेंटेन करेंगे। यस। और लैब में कुछ खराब हुआ तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बच्चे उसको सीधा टिक करके रख देंगे। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये जो भी हम चीजें कहते हैं उसको फ्रूगल कहते हैं। फ्रूगल माने जुगाड़, जो भी चीजें हैं जहाँ पे मिलता है उसी से आपको लैब बनाना है। एक हमारा लैब का एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, सोफिस्टिकेशन इज इन द माइंड नॉट इन द लैब। मतलब सोफिस्टिकेशन हमारे मन में होना चाहिए, लैब में हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, नॉट इन द लैब। सो लैब का जो सोफिस्टिकेशन है, हमको बोरोसिल का बॉटल जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल माइंड होना चाहिए। yes. आप जानते हो, क्योंकि ये सब एक्चुअली मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जिस तरीके से प्रकाश आमटे ने ये सब किया है, लोकल चीजों से किया है उन्होंने सब जो भी किया है। तो ये जो स्पिरिट है वो आपसे हमारा इंस्पिरेशन है। आपने ये सब किया है यहाँ पे गडचिरोली में, इतने सारे चीजें आप कर पाए, हम नहीं कर पाए ये सब चीजें। लेकिन कुछ कुछ विषय जो है हम हमारा एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस दोनों हमको शेयर करना चाहिए, ताकि हम जो ट्राइबल एरियाज में जो लोग हैं वो सबसे पहले साइंटिस्ट होंगे हमारा देश का, क्योंकि उनके पास जो साधन है जीव जंतु के बारे में, उनके पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज हम चाहते हैं कि वो नेशनल लेवल का नॉलेज हो। जी सर, डेफिनेटली, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम में उनका नॉलेज का कोई स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि उनका खुद का जो नॉलेज है, जीव जंतु का जो नॉलेज है, और उनका जो
ट्राइबल टॉयज के बारे में हमको सीखना है। वो टॉयज बनाते हैं बच्चों के लिए, वो टॉयज के पीछे भी बहुत साइंस होता है, बहुत मैथमेटिक्स होता है, वो सब हमें सीखना है, आपसे सीखना है, आपके बच्चों से सीखना है। सर प्रश्न बहुत है, क्वेश्चंस बहुत है, पर जूम मीटिंग का टाइम कंस्ट्रेंट है, तो इसके लिए हमें ये मीटिंग अभी यहीं पे खत्म करनी पड़ रही है। नो प्रॉब्लम। पर आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे व्यूअर्स आपकी अलग अलग वेबसाइट से वगैरह देख सकते हैं, वो वहां से जानकारी ले सकते हैं। आप डीपी सर, नागार्जुन सर, रवि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्मिता, थैंक यू सर। हम लोग मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। शुक्रिया कंचन जी। थैंक यू वेरी मच कंचन जी एंड सभी को थैंक यू।